अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप वन हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमने इनके बारे में वैसे तो काफी कुछ पढ़ लिया कि ग्रुप वन हार्मोन्स जो है लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और सेल के अंदर आ जाते हैं, और इसी वजह से इनके रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो इन रिसेप्टर्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है। साइटोसोलिक रिसेप्टर्स या फिर इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये ब्लैक ट्रायंगल जो आ रही है, ठीक है। ये क्योंकि लिपोफिलिक है तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर इसका साइटोसोलिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ एक प्रोटीन अटैच है, हीट शॉक प्रोटीन 90। आपने एफएससी के अंदर पढ़ा कि हीट शॉक प्रोटीन्स जो है वो टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट्स के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये इसका रोल है, प्रोटेक्टिव रोल है। ये रिसेप्टर्स की जो है एक तो डिग्रेडेशन से बचाती है, दूसरा उनको इनएक्टिव फॉर्म में रखती है। अब रिसेप्टर आके इसके साथ बाइंड किया, ठीक है। जैसे ही वो बाइंड करेगा इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा सर्कुलर था और यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हो गया है, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है शेप के अंदर, इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, आपका रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, हीट शॉक प्रोटीन 90 जो है इसे डिसोसिएट हो जाएगी और रिसेप्टर क्या हो जाएगा आपका, एक्टिवेट। ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये अब इस काबिल है कि ये मूव कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस में जाएगा और वहां जाकर ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो डीएनए की वो साइट जहां पर डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो बाइंड करते हैं, और डीएनए उस बाइंडिंग के बाद जो है कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चूंकि हार्मोन था तो इस वजह से इसका रिस्पॉन्स एलिमेंट क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे रेटिनोइक एसिड होता तो इसका रिस्पॉन्स एलिमेंट क्या होना था, रेटिनोइक रिस्पॉन्स एलिमेंट। अगर यहाँ पे थायराइड हार्मोन होता तो ये थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू हार्मोन इसका नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। वैसे ये डीएनए का ही पार्ट होता है जहां पर हार्मोन्स ने बाइंड करना होता है। तो जैसे ही ये बाइंड करेगा यहाँ पे कुछ एक्टिवेटर्स आएंगे, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं ये जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहांस करते हैं, तो वो आके भी इसके साथ बाइंड कर जाएंगे और जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाएंगे। जैसे ही जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो सेल से मूव करेगा, न्यूक्लियस से मूव करके साइटोसोल में जाएगा और वहां पर राइबोसोम्स के पास जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, जिसके रिजल्टेंटली हमारा अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाएगा। अब जितने भी ग्रुप वन हार्मोन्स हैं वो सारे जो हैं उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट टू हार्मोन्स, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका विटामिन ए जिसको रेटिनोइक एसिड का नाम दिया जाता है, दूसरा थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। इन दो के मैंने एक जगह जो है एस्ट्रोजन का नाम भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जो है जस्ट ये दो नाम याद रखें, हार्पर के लिहाज से ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो सपोज करें ये आपका थायराइड हार्मोन जो है T3 या T4 में से कोई है, वो आया है क्योंकि वो लिपोफिलिक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोसोल में आया, अब वहां से वो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वहां पर आपने देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में वो रिसेप्टर साइटोसोल में पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर तो पड़ा है, लेकिन ये ऑलरेडी बाउंड है विद द रेस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। अब सवाल पैदा हो सकता है कि भाई अगर ये बाउंड है पहले ही तो इसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट क्यों नहीं की। तो वही रीजन है, जिस तरह वो रिसेप्टर इनएक्टिव था ये भी इनएक्टिव होता है। इसके साथ ये जो नेगेटिव लगा हुआ है दिस इज को रिप्रेसर, ये इसको इनहिबिट करके रखता है। तो जैसे ही हार्मोन आके इसके साथ बाइंड करता है, कन्फर्मेशनल चेंज आती है, तो ये जो रिप्रेसर है डिसोसिएट हो जाता है और इसकी जगह आके क्या चीज बाउंड हो जाती है, आपके एनहांसर्स या स्टिमुलेटर्स। तो ये चूंकि ऑलरेडी अपने थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाउंड है, एनहांसर्स लगा, जो डिसोसिएट होगा दूसरा रिप्रेसर, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो जाएगा राइबोसोम्स के पास, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रुप वन हार्मोन्स।